यह कहानी केवल काल्पनिक है। इसमें नाम जगह का किसी से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी बहुत ही रोचक है। पूरा पढ़ें एवं सुनें। जासूस रमेश एक संदेहात्मक कहानी यानी सस्पेंस स्टोरी। सुबह सुबह रामगढ़ के अखबारों में व्यापारी सुखीराम की हत्या की खबर बहुत ही प्रमुखता से छपी थी। व्यापारी सुखीराम रामगढ़ के बहुत ही इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हर जगह लोग इसी खबर को पढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे। जासूस रमेश भी अपने घर में इस खबर को ध्यान से पढ़ रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठती है। रमेश, यह तो कमिश्नर आलोक का कॉल है। अब उसे कोई ज़रूरी बात होगी, अन्यथा इतनी सुबह तो वह कभी कॉल नहीं करते। नमस्ते कमिश्नर अंकल, कैसे हैं? कहिए, इतनी सुबह कैसे याद किया मुझे? कमिश्नर: रमेश, तुमने तो व्यापारी सुखीराम की हत्या वाली खबर ज़रूर पढ़ी होगी। मुझे तुमसे इस केस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। फ़ौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। इतना सुनते ही रमेश पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। रमेश एक शौकिया जासूस था। कम उम्र होने के बाद भी उसने अपनी बुद्धि और चतुराई से कई मुश्किल केस सुलझाकर पुलिस की बहुत मदद की थी। कमिश्नर आलोक उसकी इस प्रतिभा से बहुत खुश रहते थे और अक्सर मुश्किल केस में उसकी मदद लेते रहते थे। थोड़ी देर में रमेश पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर आलोक के सामने बैठा था। कमिश्नर: रमेश, कल रात को व्यापारी सुखीराम का उनकी हवेली में रहस्यमय तरीके से खून हो गया। अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया है। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस पर खूनी को पकड़ने और केस सॉल्व करने का बहुत दबाव है। इंस्पेक्टर उमेश इस केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी पुलिस के साथ इस केस पर काम करो। रमेश: ज़रूर अंकल, आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे। इतना कहकर रमेश व्यापारी सुखीराम की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। सुखीराम की आलीशान हवेली पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। कुछ पुलिस वाले भी तहकीकात कर रहे थे। बिना समय गंवाए रमेश सीधा इंस्पेक्टर उमेश के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर उमेश एक मोहन नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे। मोहन: माफ़ कीजिएगा साहिब, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर उमेश: ठीक है, अभी तो तुम जाओ, ध्यान रहे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर उमेश: अरे रमेश, तुम आ गए? थोड़ी देर पहले ही आलोक साहब ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बताया। इंस्पेक्टर उमेश ने रमेश को केस के बारे में बताना शुरू किया। इंस्पेक्टर उमेश: सुखीराम एक सफल व्यापारी थे। रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुराने विचारों के होने के साथ वह थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे और थोड़े मुंहफट भी थे। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभने वाली बातें बोल दिया करते थे। सुखीराम के परिवार में उनके 3 लड़के हैं, मदन, अनिल, भोपाल। तीनों अविवाहित हैं और इसी घर में रहते हैं। इंस्पेक्टर उमेश: उनकी पत्नी का निधन छोटे बेटे भोपाल के जन्म के समय हो गया था। इनके अलावा रामू नाम का एक विश्वासपात्र नौकर भी रहता है। रामू इनके साथ कई सालों से है और उस पर कोई शक नहीं है। सबसे छोटे बेटे का नाम भोपाल है। बेचारा शरीर से लाचार है, उसका एक पाँव खराब है, इसलिए बैसाखी का प्रयोग करता है। बहुत ही सीधा और नेक आदमी है, कोई काम नहीं करता और सारे समय घर में ही रहता है, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक़ है। उसे कई विषयों पर अच्छा ज्ञान है। इंस्पेक्टर उमेश: दूसरा बेटा मदन है, वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी तेज दिमाग का व्यक्ति है। स्वभाव से समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है। सुनने में आया है कि सुखीराम ने मदन को ही अपना वारिस बनाया था, लेकिन अभी तक कोई भी वसीयतनामा नहीं मिला है। इंस्पेक्टर उमेश: सबसे बड़ा बेटा अनिल है। अनिल एक नंबर का नालायक और आवारा व्यक्ति है। हर दिन सुखीराम से उसकी लड़ाई होती रहती थी। वह सीमेंट का व्यापारी है, उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ है और उस पर काफ़ी कर्ज भी है, इसलिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसे शराब पीने की बुरी आदत भी है। कल रात से ही वह गायब है। इंस्पेक्टर उमेश: यह बहुत ही सीधा केस है रमेश। अनिल ने ही हत्या की है और रात को हत्या करके फरार हो गया है। शायद पैसे न मिलने और मदन को वारिस बनाए जाने से नाराज़ होकर उसने सुखीराम की हत्या कर दी है। हमने उसके नाम का वारंट निकलवा दिया है, बचकर कहाँ जाएगा? रमेश: इंस्पेक्टर साहब, यह केस मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है, लेकिन जांच शुरू करने से पहले एक बार सुखीराम की लाश को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते इंस्पेक्टर उमेश उसे लेकर उस कमरे में गया जहाँ सुखीराम की हत्या हुई थी।
रमेश, इनकी हत्या कैसे हुई है और इनके गले पर निशान कैसे हैं? रमेश ने यह भी गौर किया कि लाश के नाक और आसपास की त्वचा के पास कुछ काले धब्बे जैसे दिखाई रहे थे। इंस्पेक्टर उमेश, इनकी हत्या गले के पीछे हिस्से में एक खास नाजुक जगह पर 3 बार सुई चुभा कर की गई है। ये ऐसा नाजुक हिस्सा है जिस पर थोड़ी सी भी चोट लगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। रमेश, क्या इसका मतलब यह है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी हत्या की है उसको इस नाजुक जगह के बारे में पता होगा? मानव शरीर के बारे में ऐसी जानकारी किसी डॉक्टर इत्यादि को ही होती है, किसी आम आदमी को शायद ही ऐसी जानकारी होती है। रमेश, इंस्पेक्टर साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुखीराम जी के बेटों से मिल लेता हूँ। इंस्पेक्टर में, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, असली हत्यारा तो फरार है। यह तो सीधे लोग हैं। सबसे पहले रमेश भोपाल के कमरे में गया। वहाँ भोपाल बहुत बुरी तरह रो रहा था। रमेश को देखते ही बोला, भोपाल, हाय मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मुझ लंगड़े को कौन सहारा देगा? रमेश, आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। आपको किसी पर शक है? क्या आपको अपने पिता की किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है? भोपाल, नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही मुझे किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने कोई वसीयत बनाई थी। जो भी खूनी हो उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। रमेश ने देखा कि भोपाल के कमरे में बहुत सारी पुस्तकें रखी थी। उसकी मेज़ पर भी कई सारे पेन रखे हुए थे। भोपाल से मिलने के बाद रमेश मदन के कमरे में गया। मदन अपने कमरे में बहुत ही उदास बैठा था। रमेश को देखते ही वह बोला, मदन, इंस्पेक्टर उमेश ने आपके बारे में बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही खूनी को खोज लेंगे। रमेश, जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब सही देंगे। यह कहते हुए रमेश एक मोटी पुस्तक मदन के टेबल से उठाकर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र किताब के पन्नों पर कुछ अंडरलाइन किए हुए वाक्य पर गई। उन वाक्यों को पढ़कर वह चौंक गया। वाक्य बिल्कुल उसी नाजुक स्थान के बारे में थे जिस पर प्रहार करके सुखीराम को मारा गया था, लेकिन रमेश ने मदन से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। रमेश, क्या आपके पिताजी की किसी से दुश्मनी थी? ऐसा तो नहीं है कि अनिल ने ही आपके पिताजी का खून किया हो? मदन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनिल भैया कितने भी बुरे हों लेकिन वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पिताजी तो बहुत ही सज्जन थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। रमेश, ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अभी भी आप हमारे शक के दायरे में हैं। हम आपके सहयोग की पूरी आशा करते हैं। इतना कहने के बाद रमेश इंस्पेक्टर उमेश से मिला। रमेश, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं घर के लिए निकलता हूँ। मुझे कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त होकर ही आपको बताऊंगा। इसी बीच अगर आपको अनिल के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर खबर कीजिएगा। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में रमेश अनिल से पूछताछ कर रहा था। पिछली रात को ही अनिल पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त वह पूरी तरह नशे में चूर था। अनिल, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। भले ही मैंने उस दिन दोपहर में पिताजी से लड़ाई की थी, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्होंने सारी संपत्ति पवन के नाम कर दी है तो मुझे क्रोध आ गया। ऐसी स्थिति में किसी को भी क्रोध आ जाए। अनिल, खैर मैं उनसे लड़ाई के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया था। मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। रमेश, अच्छा तो यह बात है। वैसे आपके घर में क्लोरोफार्म का प्रयोग कौन करता है? अनिल, क्लोरोफार्म का प्रयोग तो। अनिल का जवाब सुनकर रमेश चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह तुरंत ही सुखीराम की हवेली के लिए निकल पड़ा। सुखीराम की हवेली पर पहुंचकर रमेश के घर के नौकर रामू से मिला और उससे कुछ सवाल जवाब किया। रामू से कुछ सुराग लेकर वह भोपाल के कमरे में पहुंचा और बोला, रमेश, माफ़ कीजिएगा, आपके पास कोई कलम है क्या? जैसे यह रमेश ने भोपाल से मिली कलम चलाकर देखी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। रमेश, हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। भोपाल, क्या बकवास है? थोड़ी ही देर में भोपाल के कमरे से हत्या में प्रयुक्त सिरिंज और क्लोरोफार्म की बोतल बरामद हो चुकी थी। वसीयत मदन के नाम थी। सुखीराम का खूनी पकड़ा गया था। रमेश, भोपाल, तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी, लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? भोपाल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही अपने पिताजी की हत्या की है। मैंने हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले से
ही शुरू कर दी थी। मैं अपनी शारीरिक अपंगता के बारे में पिताजी के तानों से तंग आ चुका था। पिताजी मुझे मनहूस कहते थे और मुझे ही माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। भोपाल, उस दिन तो हद हो गई जब मुझे पता चला कि पिताजी ने सारी वसीयत मदन के नाम कर दी है। उस दिन ही मैंने ठान लिया था कि मुझे पिताजी को रास्ते से हटाना होगा और वसीयत भी नष्ट करनी होगी, वरना मुझे संपत्ति का एक थैला भी नहीं मिलेगा और मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। इसलिए मैं उन्हें मारने की आसान विधि ढूंढने लगा, जो मुझे मदन के डॉक्टरी की किताब में मिल गई। मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने किताब के वो हिस्से में अंडरलाइन करके छोड़ दी ताकि शक मदन पर जाए। मैंने सिरिंज और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इसलिए किया ताकि पूरा शक मदन पर जाए। भोपाल, वैसे भी मैं हत्या की कोई आसान तकरीब ढूंढ रहा था, इससे मेरे शारीरिक कमजोरी रुकावट ना बने। जिस दिन सुनील भैया ने पिताजी से लड़ाई की, उसी रात को मुझे सही मौका लगा ताकि लोग अनिल भैया पर ही शक करें। उस रात को जब पिताजी सो रहे थे तब मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उन्हें गर्दन के पीछे नाजुक जगह पर सुई चुभा कर मार डाला। मैं डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए मुझे बार बार सुई चुभानी पड़ी। लेकिन आपको मुझ पर ही शक क्यों हुआ? रमेश, जब मैंने सुखीराम के नाक पर काले धब्बे देखे तो मुझे कुछ असामान्य लगा। मैंने रात को इस पर पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। फिर मैंने मदन के कमरे में किताब पर अंडरलाइन की हुई लाइन्स भी देखी। सारी शक की सुई मदन की तरफ जा रही थी। रमेश, लेकिन अब अनिल ने बताया कि तुम कभी कभी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती। तुम मदन की मेडिकल की किताबें भी बहुत शौक से पढ़ते हो। और फिर रामू ने मुझे तुम्हारे लिए सुखीराम के ताने और व्यवहार के बारे में बताया। रमेश, मदन अगर हत्या करता तो गले पर एक ही निशान होता है क्योंकि वह डॉक्टर है। आखिर में मुझे लाल रंग की कलम तुम्हारे कमरे में मिली जो बिल्कुल उसी रंग से मिलती थी जिससे मदन की किताब में अंडरलाइन की गई थी। मदन ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता और रही सही कसर तुम्हारे कमरे में मिली वसीयत ने पूरी कर दी। इस प्रकार रमेश ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक और मुश्किल केस सुलझा दिया था। सब जगह रमेश की प्रशंसा हो रही थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन के लिए थी। इसका वास्तविकता से कोई संयोग नहीं है और क्राइम करना गलत बात है। किसी को क्राइम नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी क्राइम करने वाला कानून से नहीं बच सकता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।